हूं स्नेहलता शुक्ला। वक्त है उत्तराखंड प्राइम का। खबर मिल रही है खटीमा से। टोल टैक्स के पास हादसे की खबर है। मैक्स गाड़ी की कार से टक्कर हुई है। मैक्स गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर ही मौत की खबर है। 4 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। खटीमा में टोल टैक्स के पास हादसे की ये खबर, जिसमें ड्राइवर की मौके पर मौत, 4 लोग घायल हैं जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके के वक्त, हादसे के वक्त ये दोनों गाड़ियों की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना भयावह था। मैक्स का ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ता नजर आया। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत देखकर हायर सेंटर रेफर किया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच खराब मौसम, बर्फबारी ने प्रशासन के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। प्रशासन की चिंता इस बात को लेकर है कि इतने कम समय में तैयारियां कैसे पूरी होंगी। अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होनी है, मगर बेमौसम बारिश और बर्फबारी ने सरकार के साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से यात्रा की तैयारियां बाधित हो गई हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होनी है, जबकि 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। सवाल ये है कि अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तो यात्रा शुरू करने में दिक्कत हो सकती है, मगर मौसम ने यात्रा की तैयारियों में खलल डाल दी है। उधर गढ़वाल कमिश्नर यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऋषिकेश पहुंचे। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने यात्रा टर्मिनल में बन रहे ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया। तो हमारी बातचीत हुई थी, 31 मार्च तक इसका कार्य पूरा होना था, लेकिन कुछ कार्य बढ़ गया है उसमें। जो बाहर पार्किंग एरियाज़ हैं, बस बेज हैं, ये सब बाद में बढ़ा है। तो अब हमने टारगेट इनको यही दिया है कि 15 अप्रैल तक इसको पूर्ण कर लें और पूर्ण करके हमें हैंड ओवर करें, ताकि 22 अप्रैल से जो हमारी यात्रा का कार्य है वो इस परिसर से प्रारंभ हो सके। प्रयास यही चले। एक तरफ 4 धाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खराब मौसम यात्रा की तैयारियों में रोड़ा डाल रहा है। सीएम धामी के निर्देश हैं कि सभी तैयारियां तय वक्त पर पूरी होनी चाहिए। अभी यात्रा प्रारंभ होने में 20 दिन है और बर्फबारी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि अभी बर्फबारी हो जा रही है, आगे मौसम अच्छा रहेगा और सभी जो यात्रीगण आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं, समुचित व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले तीर्थ पुरोहित भी केदारनाथ धाम गए थे। पुरोहितों ने केदारनाथ धाम पैदल मार्ग की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। यात्रा जो चलेगी उसको हम बहुत बारीकी से गौरीकुंड से और केदारनाथ तक देख रहे हैं। मुझे लगता है कि पैदल यात्रियों के लिए जो सुधारीकरण जो रास्ता होना है बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। क्योंकि 15 तारीख से लगभग लोकल लोग अपनी व्यवस्था में केदारनाथ सबको आना है, तो ये सारी व्यवस्था हर साल हम देख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ जो है अब व्यवस्था में ही यात्रा को प्रारंभ करना पड़ता है। मौसम ऐसे समय में बिगड़ा है जब 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। प्रशासन को भी मौसम खुलने का इंतजार था, ताकि सभी तैयारियां समय रहते पूरी हो जाएं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम का कुछ रोज से मिजाज बदला हुआ है। जोशीमठ में ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है और पिछले 3 दिन से बद्रीनाथ धाम में रुक रुक करके बर्फबारी चली जा रही है और यही वजह है कि बद्रीनाथ धाम में फिर से बर्फ की चादर बिछी नजर आ रही है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैतुरा का और जानकारी लेते हैं कि मौसम विभाग की ओर से किस तरीके का पूर्वानुमान आ रहा है, अर्ली वार्निंग सिस्टम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सारी डिटेल हमारे सहयोगी रवि के पास है। रवि, जरा समझाएं कि अभी मौसम के मौजूदा हालात पर क्या जानकारी है आपके पास और मौसम विभाग से क्या इनपुट है। बिल्कुल स्नेहलता, अगर आज देखें तो मैदानी इलाकों में ज़रूर धूप खिली हुई है, लेकिन आज शाम से भी उत्तराखंड में मौसम बदल जाएगा। मौसम का पूर्वानुमान है कि कल और परसों 2 दिनों तक एक बार फिर उत्तराखंड में भारी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिलेगी और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी होगी। ऐसे में जो 4 धाम यात्रा की तैयारियाँ इस वक्त जोरों पर चल रही हैं। तकरीबन 20 दिनों के बाद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज़ माँ गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ हो जाएगा। उधर केदारनाथ और बद्रीनाथ में जिस तरीके की बर्फबारी हो रही है, तो वहाँ पर जो पुनर्निर्माण कार्य है और इसके
इसके अलावा जो चारधाम यात्रा में जो पैदल मार्ग को लेकर लगातार बर्फ हटाने का काम वहाँ पर लोग कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ बर्फ को हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है, तो वहीं शाम के वक्त पे हर रोज़ लगातार बर्फबारी के चलते फिर से जो रास्ते हैं, जो पैदल मार्ग हैं, वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहे हैं। तो ऐसे में अभी भले ही धूप खिली हुई हो, लेकिन पहाड़ों पर मौसम बदल चुका है और आज शाम से फिर से प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जता दी है। यानी कि अगले 2 दिन भी उत्तराखंड में इस तरीके की बारिश रहेगी और अगर बर्फबारी होती है तो चारधाम यात्रा मार्गों पर जो काम चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर दिक्कतें और ज़्यादा हो सकती हैं। तो बहुत कम समय अब चारधाम यात्रा की शुरुआत के लिए रह चुका है और ऐसे में लगातार मौसम परेशान भी ज़रूर कर रहा है, क्योंकि अभी बीते दिनों जिस तरीके से बारिश हुई है उससे काफ़ी सड़कों में दिक्कतें हुई हैं। जो केदारनाथ धाम में बर्फबारी को हटाने का काम चल रहा था वहाँ पर दिक्कतें हैं, क्योंकि काम को कई बार रोकना पड़ रहा है। तो इस तरीके का मौसम अभी उत्तराखंड में बना हुआ है। अगले 2 दिनों में येलो अलर्ट जिस तरीके से मौसम विभाग ने जारी किया है, तो उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि दुश्वारियां और बढ़ने वाली हैं। उधर किसानों की दिक्कतें भी इस मौसम ने काफ़ी बढ़ाई हैं। ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि अधिकारी इसको पूरा आकलन कर लें, उसके बाद मुआवजे की राशि का ऐलान भी इसको लेकर के कोई डेडलाइन दी गई है रवि? फिर 2 दिनों तक ओलावृष्टि। आकलन और मौसम अभी भी खराब है, क्या इस बात के लिए इंतजार किया जाएगा कि मौसम पूरी तरीके से ठीक हो तब आकलन किया जाए, या साइड बाय साइड आकलन का काम चलता रहेगा ताकि किसानों को राहत रहे कि हाँ उन्हें मुआवजे की रकम दिखाई दे रही है? बिल्कुल श्रीलता, देखिए शनिवार को मुख्यमंत्री ने तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए हैं कि वो आकलन अपना करना शुरू कर दें, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी काफ़ी देखा गया है कि वहाँ पर जो है जब ओलावृष्टि हुई तो किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये आकलन की शुरुआत हो चुकी है और मुआवजे का ऐलान ऐसे किसानों के लिए किया जाएगा ताकि उनकी कुछ भरपाई जो है हो सके, जिस तरीके से मौसम की मार पड़ी है। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो बेमौसम की बारिश है। जब बारिश होनी थी तो उस वक्त उत्तराखंड में आधी ही बारिश इस बार देखने को मिली, बर्फबारी भी काफ़ी कम हुई, लेकिन जिस तरीके से गर्मियाँ बढ़ने लगी थी उस बीच बारिश हुई है तो तापमान में भी गिरावट आई है, वनाग्नि की घटनाओं में राहत मिली है, लेकिन किसानों को बड़ा नुकसान है। बिल्कुल रवि, वक्त पर तो लोगों ने अपने पैसे से पानी लगाया, फसल को बड़ा किया और जब पकने की कगार पर आई तो बारिश की वजह से फसल चौपट हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि आकलन की शुरुआत हो चुकी है, बहुत जल्द मुआवजे की राशि का भी ऐलान हो जाएगा। शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। और उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज से लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से किसानों की खेती की बात करें, खड़ी फसलें बर्बाद हुई हैं। हल्द्वानी के किसानों पर भी कुदरत की मार पड़ी है। गेहूं, टमाटर, रबी की फसल बर्बाद हो गई। मार्च महीने में हुई बारिश ने हल्द्वानी के किसानों की कमर तोड़ दी है। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों के खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। गेहूं की फसल की हालत देखिए, ये कैसे जमीन पर बिछ गई है। गेहूं की फसल कुछ रोज बाद पककर तैयार होने वाली थी, मगर बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। गेहूं उगाए, गेहूं में बारिश होने से ही बहुत नुकसान हो गया, गिर गए। पिछली बारिश में भी गिर गए और ये बारिश हुई इसमें तो और भी ज़्यादा गिरा दिए। अब इसमें नुकसान ही है, कटाई का खर्चा ज़्यादा, जमने का खतरा है, इसमें गेहूं जम जाएगा। टमाटर है उसमें भी नुकसान हो गया, वो भी सब गल गए, सड़ गए। अब टमाटर बिक नहीं रहे। उधर टमाटर की खेती कर रहे किसानों पर बेमौसम बारिश कहर बनकर बरसी है। इन टमाटर की हालत देखिए, ओले गिरने की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसान परेशान है, उसके सामने सवाल है कि अब इन टमाटर को मंडी में बेचेगा कैसे। गेहूँ उगाए थे, गेहूँ तो बर्बाद हो गए, टमाटर भी बर्बाद हो गए और इन्हें खराब कर दिए सब। और ये लहसुन करा, ये भी बर्बाद हो गया। मंडी में जा ही नहीं रहा कुछ भी। अब क्या करें बताओ, कहाँ से क्या करें, कहाँ से बच्चे पाले, कहाँ से कर्जा पानी दे इसका, और परेशान हो गए हैं। सब बारिश ने तबाह कर दिया है सब कुछ। मार्च अप्रैल महीने में तराई क्षेत्र में रबी की फसल तैयार हो जाती है। इन दिनों खेतों में खड़ी गेहूं और चने की फसलें तैयार है, लेकिन मौसम की मार ऐसी पड़ी कि फसल तबाह हो गई है, जिस वजह से किसान मायूस है। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित साह की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोपी पत्नी ने पति पर चाकू से कई बार वार किया। पुलिस ने प्रेमी संग आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। राजपुर क्षेत्र के बक्का वाले इलाके की यह वारदात है। पत्नी ने पति पर चाकू से कई बार वार किया और प्रेमी संग फरार हो गई। देहरादून में क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद से कोच नरेंद्र शाह की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है।
पुलिस का कहना है कि नरेंद्र शाह की तबीयत में पहले से काफी सुधार है, इसीलिए जल्द ही उनसे पूछताछ की जा सकती है। आपको बताएं, नरेंद्र शाह महिला खिलाड़ियों के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल था, जिसमें वो महिला खिलाड़ियों के साथ अश्लील बातें करते सुनाई दे रहे थे। हालांकि अभी तक ऑडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। पंजीकृत हुआ था थाना नेहरू कॉलोनी में, जिसमें कि जो 354 में और पोक्सो में, इसके अलावा जो है SC/ST में मुकदमा पंजीकृत था, जिसकी विवेचना जो है क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। तो जो इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जा रही है, जिसमें कि पीड़िता के बयान लेना और उसके बाद ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। और उत्तराखंड में बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम का कहना है कि नुकसान की रिपोर्ट आने पर मुआवजा देने की कार्रवाई होगी। पिछले 24 घंटे में काफ़ी तेज बारिश कुछ स्थानों पर हुई है, जिससे किसानों की फसलों का भी नुकसान हुआ है, विशेषकर गेहूं की और जो अन्य जो मौसमी खेती है उन सभी को नुकसान हुआ है। उसके लिए कृषि विभाग को और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर उसका आकलन करवाने के लिए कहा है। आकलन होते ही निश्चित रूप से जो भी सहायता सरकार की तरफ से होती है वो सहायता हम लोग करेंगे। उधर बारिश की वजह से रुद्रपुर में भी किसानों को काफी नुकसान हुआ है। डीएम युगल किशोर बारिश से फसल को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। डीएम का कहना है कि नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अगर नुकसान 33% से ज्यादा हुआ तो उसे आपदा मानकर आपदा राहत के तहत मुआवजा दिया जाए। मसूरी में भी भारी बारिश के बाद लाइब्रेरी वाल्मीकि मंदिर के पास भूस्खलन है और इसी को लेकर के मंत्री गणेश जोशी मौके पर पहुंचे। भूस्खलन वाली जगह का निरीक्षण किया। गणेश जोशी ने पीड़ित लोगों से भी बातचीत की। मैं अपने एसडीएम और यहाँ के कोतवाल के साथ मौके पर गया हूँ और हमने होटल के मालिक से बात की है और जो भी जायज मुआवजा होगा, क्योंकि उनकी गाड़ी बुरी तरह से खत्म हो गई है, उस होटल मालिक से दिलवाया जाएगा। साथ ही मैंने आज मालरोड का भी इंस्पेक्शन किया है और जो काम की गति है ठीक नहीं है। मैं SC और एक्शन को अपने साथ लेकर आया था। मैंने उनसे कहा कि इसकी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोलकर इसकी लेबर बढ़ाइएगा। उधर रुड़की में किसानों ने धरना दिया है। किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, मगर सरकार ने राहत के बजाय बिजली महंगी कर दी है। इसके साथ किसानों ने चकबंदी में भी करप्शन का आरोप लगाया। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार को किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देना चाहिए। आय दोगुनी तो इन्होंने कहाँ करी और किसान बर्बाद होएगा, मेट होएगा। इस साल किसान की 75% गेहूं की फसल खराब होगी, उस पर कोई इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। अब तक शासन में कोई भी इनकी आंख नहीं खुली। एक मेन मुद्दा यहाँ से हरिद्वार के अंदर, जिला हरिद्वार के अंदर चकबंदी का, जो हमारे यहाँ डिप्टी हैं, जो डिप्टी साहब हैं वे बहुत भ्रष्ट हैं। उन्होंने चकबंदी में बिल्कुल भ्रष्टाचार फैला रखा है। खबर मिल रही है मसूरी में रोडवेज बस खाई में गिरी है। मसूरी देहरादून मार्ग पर हादसे की खबर। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस, फायर सर्विस, 108 एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना। मसूरी से ये बड़ी खबर मिल रही है। हमारे सहयोगी सुनील सोनकर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, बताएं क्या है ताजा अपडेट? देखिए, ये हादसा मसूरी से 4 किलोमीटर नीचे एलखान के पास हुआ है। रोशनी जिसमें ये पूरा हादसा हुआ है, इसमें करीब 28 से 30 लोगों की इसमें सवार थे। बताया जा रहा है कि एक महिला की इसमें मौत भी हो गई है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस सुनील, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कितने घायल हैं, कुछ जानकारी? करीब 10 लोगों को खाई से निकाल लिया गया है और अभी करीब 15 से 20 लोग और खाई में फंसे हुए हैं। जी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 15 से 20 लोग अभी भी इस बस में फंसे हुए हैं। घायल कितने लोग हैं, क्या वो अस्पताल पहुंच गए? सुनील, ये भी कंफर्म कीजिए। नेटवर्क ठीक नहीं है, आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन तस्वीरें हैं। ये हादसा बड़ा हादसा है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक महिला के मौत की खबर मिल रही है। अभी मौके पर रेस्क्यू चल रहा है, राहत बचाव का कार्य जारी है।
ऐसे में कुछ लोग अभी भी फंसे हैं जिनको निकालने की जद्दोजहद चल रही है। बस के एक्सीडेंट की ये वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग फंसे हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मसूरी रोड पर ये बस रोडवेज की बस है, खाई में गिरी। मौके पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। हमारे सहयोगी सुनील सोनकर मौजूद हैं। सुनील, जल्दी से बताएं कि अभी जो लोग घायल हैं अस्पताल पहुंचाया जा चुका? जी देखिए, इसमें से 108 एम्बुलेंस से कईयों को देहरादून दून हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, कईयों को जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल ले जाया गया और मेडिकल टीम की घटनास्थल पर बुलाई जा रही है कि तत्काल प्राथमिक उपचार इन लोगों को दिया जा सके। काफी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। करीब अभी भी 15 से 20 लोग खाई में फंसे हुए हैं। जी, कितने लोग थे बस में सवार, जानकारी? जी, बस में करीब 30 से 32 लोग सवार थे और ये मसूरी से देहरादून आ रही थी और अचानक ये अनियंत्रित हुई है। अभी घटना का कारण नहीं पता लग पा रहा है। फिलहाल लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, लोग, ड्राइवर सुरक्षित है क्या? किसी से बातचीत हुई है? एक्सीडेंट की वजह का पता चला हो जिनसे? तो मसूरी से ये बड़ी खबर है। बस, ये रोडवेज की बस है। 30-35 लोग इसमें सवार थे। अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सुनील सोनकर हमें अपडेट करें। सुनील, बताएं गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल कितने होंगी, उनकी संख्या जो गंभीर रूप से घायल है? तो देखिए, फौरी तौर पर रेस्क्यू का काम जारी है। ताजा अपडेट ये है कि बस में 30 लोग सवार थे। मसूरी से देहरादून की तरफ ये रोडवेज बस जा रही थी। दुर्घटना कैसे हुई इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सबसे अहम और जरूरी चीज ये है कि यहाँ पर जो लोग 10 से 12 लोग इस बस में फंसे हैं, खाई में गिरने के बाद इस बस के, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। मौके पर 108 एम्बुलेंस डॉक्टर्स की टीम बुलाई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद बचाने की भी कोशिश की जा रही है। रुड़की से आई खबर की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस में चल रही गुटबाजी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कांग्रेस प्रदेश हाईकमान ने महानगर अध्यक्ष पद पर राजेंद्र चौधरी की नियुक्ति की है। इसी के विरोध में बगावती सुर भी सुनाई देने लगे हैं। नव नियुक्त कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा, मेरा काम संगठन को मजबूत करने का है। संगठन में जो बिखराव है उसी पर काम किया जाएगा। संगठन में जो बिखराव है, जो परिवारों में आपस में खींचतान है, उसे कम करना है और मैं इस काम को करूंगा और पूरी ईमानदारी से करूंगा, बिना भेदभाव के करूंगा। हमारे शहीद सैनिक हुए, उनके परिवारों को निःशुल्क बिजली दी जाए, वो अस्वीकार हो गया। किसानों को फ्री बिजली दी जाए, वो अस्वीकार हो गया। टैरिफ को एक स्लैब में लाया जाए, वो अस्वीकार हो गया। ये तो मनमर्जी की सरकार है। और उधर हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड रूम में चोरी की खबर है। अज्ञात चोरों ने रिकॉर्ड रूम में रखी कई पुरानी फाइल्स को जला डाला। सूचना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया। संबंध में प्राधिकरण की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। भले ही देहरादून नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में अपने लक्ष्य के सापेक्ष करीब 52 करोड़ रुपए की राशि टैक्स वसूली हो, मगर अभी भी 35 से 40 हजार टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने नगर निगम में हाउस टैक्स जमा नहीं किया। करीब 20 करोड़ का हाउस टैक्स इन बकायेदारों पर है। ऐसे में नगर निगम इन बकायेदारों पर 12% ब्याज के साथ टैक्स वसूली करेगा। साथ ही बार बार नोटिस देकर भी टैक्स अदा न करने वालों पर प्रतिष्ठान को सील किया जा सकता है। ऐसी कार्रवाई होगी। इसी वर्ष 22-23 का जो लक्ष्य था, करीब हमने 50 करोड़ का रखा था और 50 करोड़ के सापेक्ष 52 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। ये 100% से अचीवमेंट हुआ है और करीब 1,20,000 हाउस होल्ड हैं, उनसे वसूली की गई है। लगभग करीब 25 से 30 हज़ार हाउस होल्ड वालों के द्वारा अभी वसूल भवन का जमा नहीं किया गया है। उनको जो 12% की ब्याज सहित जमा करना होगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ में पर्यटन की संभावनाओं को लेकर प्रशासन योजना तैयार कर रहा है। ऐसे में पर्यटन स्थलों को विकसित करने की तैयारी की जा रही है, जो अभी तक लोगों को आंखों से ओझल रहे हैं। लोगों की आंखों से प्रशासन की कोशिश है कि माइग्रेशन करने वाले गांवों में पर्यटन सीजन के दौरान टेंट कॉलोनी तैयार की जाए, पर्यटकों को सस्ती दरें पर ठहराने की सुविधा दी जाए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जो लोकेशंस है जहाँ पे जैसे मुंशियारी है, वहाँ से पहले से ही टूरिस्ट आ रहे हैं, उसको भी अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। और ऐसी जगह जैसे दारमा वैली है, ब्यास वैली है और चौदांस वैली है, उसमें भी और टूरिस्ट को अट्रैक्शन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस पर कार्य योजना बना रहे हैं।
तो उसमें मुंशियारी में हमारे जो बलाती फार्म है वहाँ पे मेडिटेशन सेंटर हो सकता है, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो सकती है। खलिया गेट जो खलिया ट्रैक फेमस ट्रैक है उसका खलिया का एक द्वार का सौंदर्य। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।